प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने इस पाठ का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आता है, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है, कल हमने इसका डिस्कस किया था। इसके बारे में मैं केवल 5 मिनट लूँगा आपकी। 5 मिनट में कल वाली बात दोबारा से आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल 5 मिनट लूँगा। बेटा, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, देखिए ये पैलेडियम धातु का टुकड़ा, इस टुकड़े को हाइड्रोजन के भरे सिलेंडर में हमने डाला तो हमने देखा हाइड्रोजन के अणु इस टुकड़े के पृष्ठ पर अधिशोषित हो गए। अब जो बच्चे आज पहली बार ऑनलाइन क्लास देखेंगे वो इससे पहले 2 दिन की ऑनलाइन क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी इस पाठ को पढ़ने के लिए, क्योंकि अधिशोषण शब्द आया तो वो पहले वाली क्लास में मिलेगा आपको। तो हाइड्रोजन गैस के अणु इस पैलेडियम धातु के पृष्ठ पर, जो ये टुकड़ा है पैलेडियम धातु का, इसके पृष्ठ पर हाइड्रोजन गैस के अणु अधिशोषित हो गए। वो अंदर तक नहीं गए, केवल पृष्ठ पर हैं। इसी प्रकार ये लोहे का टुकड़ा मैंने बाहर रख दिया तो इस टुकड़े की सतह पर ऑक्सीजन गैस के अणु आकर अधिशोषित हो गए। ऑक्सीजन गैस के अणु इस टुकड़े की सतह पर अधिशोषित हो गए। क्या हुआ कि लोहा और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई। लोहा और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया हो गई भाई, लोहा और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया हो गई, जिससे सतह पर एक भूरे रंग का पदार्थ बन गया जिसे हम क्या कहते हैं, जंग। जबकि यहाँ पैलेडियम और हाइड्रोजन के बीच किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। ये भी अधिशोषण है, वो भी अधिशोषण है। यहाँ भी ठोस की सतह पर किसी गैस का जमाव हुआ है, यहाँ भी ठोस की सतह पर किसी गैस का जमाव हुआ है। अधिशोषण वहाँ भी हुआ है, इधर भी हुआ है। परंतु यहाँ हाइड्रोजन और पैलेडियम के मध्य वान डर वाल बल है। हाइड्रोजन पैलेडियम धातु से वान डर वाल बल के द्वारा बंधी हुई है। तो जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें अधिशोषक और अधिशोष, ये 2 शब्द भी जो पहली बार ऑनलाइन क्लास आज देख रहे हैं उनको नए लगेंगे। वो भाई आपको पहले की 2 क्लास देखनी पड़ेगी। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य वान डर वाल बल होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में कौन सा बंध बन जाता है, रासायनिक बंध, जिससे ये रासायनिक क्रिया हुई है, नया यौगिक बना है। फिर भौतिक अधिशोषण अस्थायी होता है। अस्थायी, आप इस पैलेडियम धातु के टुकड़े को गर्म कीजिए, गर्म करोगे, ताप दोगे तो जो हाइड्रोजन गैस अधिशोषित है इसकी सतह पर, वो ताप ग्रहण करके उत्तेजित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, छोड़ के अलग हो जाएगी। अस्थायी। परंतु यहाँ ये घटना कैसी है बेटा, स्थायी है। जंग बन गई, दोनों के बीच क्रिया हो गई तो स्थायी घटना है। इसी प्रकार भौतिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय। पैलेडियम का टुकड़ा, इसकी सतह पर हाइड्रोजन का जमाव हो गया, अधिशोषण हो गया। आपने टुकड़े को धूप में रखा या गर्म किया, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। फिर वापस इस टुकड़े को हमने सिलेंडर में पटका, हाइड्रोजन के भरे सिलेंडर में, फिर हाइड्रोजन का जमाव हो गया। तो ये घटना कैसी है, उत्क्रमणीय। हाइड्रोजन अधिशोषित हो जाती है, विशोषित हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है, विशोषित हो जाती है, सतह पर जम जाती है तो सतह को छोड़ के निकल भी जाती है। परंतु
रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है बेटा? अनुत्क्रमणीय। एक बार लोहे की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण हो गया, दोनों के बीच क्रिया हो गई तो नया यौगिक बन गया जंग। अब उस यौगिक से आप वापस लोहा और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसा मंत्र, कोई तंत्र विद्या नहीं है कि वो जो जंग है उसमें से लोहे को अलग कर लें और ऑक्सीजन को अलग कर लें। इसका मतलब ये प्रोसीजर अनुत्क्रमणीय है। अगले बात जो मैंने कल नहीं बताई थी आज बता रहा हूँ, जो कल नहीं बताई थी वो आज बता रहा हूँ। भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सक्रियण ऊर्जा के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि 11th क्लास में था ये। नहीं जानते तो आप घबराओ मत, मैं अभी 5 मिनट में समझाता हूँ सक्रियण ऊर्जा क्या है। बेटा ये एक पदार्थ है A और ये B, दोनों के बीच क्रिया होकर एक नया यौगिक बनता है C। अब कई बच्चे मेरे साथ एक विशेष बात भी है कि जब मैं किसी विद्यालय में नया जाता हूँ तो कई बच्चे इस बात पे भी वो करते हैं कि गुरुजी कोर्स कब होगा। ये मेरे साथ है, कुछ व्यक्तियों के साथ कुछ घटनाएं संपर्कित रहती है, परंतु बेटा आप इस बात को तो देखिए कि अपने एक शब्द आया सक्रियण ऊर्जा, तो मैं देखो इस सक्रियण ऊर्जा को समझाने के लिए अलग हट गया। आप एक नई चीज भी सीख रहे हो तभी तो समय लग रहा है, कोई मैं बीच में गाना थोड़ी गा रहा हूं। सक्रियण ऊर्जा, क्योंकि इस पाठ में, अगले वाले पाठ में फिर सक्रियण ऊर्जा आएगी, फिर अपन को तनाव पैदा करेगी सक्रियण ऊर्जा है क्या। और रासायनिक बलगतिकी वाला पाठ यदि आपने पढ़ा हो, मेरे सूचना में है कि रासायनिक बलगतिकी वाला पाठ आपने पढ़ लिया, तो वहाँ आई थी सक्रियण ऊर्जा। देखो सक्रियण ऊर्जा क्या है बेटा, इधर देखिए, एक मोल, एक अणु A और एक अणु B दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके C बनाते हैं। मान लो, समझा रहा हूँ आपको। अब एक पात्र में बेटा, एक पात्र में 100 अणु तो A के थे, 100 अणु, और 100 अणु B के थे, तो C के कितने अणु बनने चाहिए? 100। भाई एक और एक अणु इसका, एक अणु इसका, तो उत्पाद का भी तो एक ही अणु बन रहा है। तो इस अनुपात में अगर 100 अणु तुमने A पदार्थ का लिया है और 100 अणु B पदार्थ के लिए है, तो C कितना बनना चाहिए? 100। अब मैंने क्रिया करवाई और मुझे केवल C के 50 अणु ही प्राप्त हुए। 50। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार C के तो 100 अणु बनने चाहिए इस नियम से, तो ये 50 ही अणु क्यों बने हैं। मैं प्रयोगशाला में इस मिश्रण को लेके गया, उस पात्र को, तो मैंने देखा उस पात्र में एक कुछ अणु अब भी मौजूद हैं जिन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, और उस पात्र में B के भी अणु मौजूद हैं जिन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया।
बड़ा आश्चर्य हुआ यार, ऐसे कैसे, ये कैसे रूस गए जो इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, और उन्होंने तो ले लिया इनके भाई बंधुओं ने, तभी तो सी बनाए। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पात्र को गर्म किया। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से, जैसे छठी क्लास को पढ़ाते हैं, भाग नहीं रहा, आराम से। मैंने इस पात्र को गर्म किया, तो भैया जब मैंने गर्म किया तो सी की मात्रा बढ़ गई। अब टोटल सी के कितने अणु प्राप्त हो गए? 80। फिर मैंने और गर्म किया, और गर्म किया, तो अब कंप्लीट ए और बी की मात्रा समाप्त हो गई और सी की मात्रा बढ़ गई 100 अणु। अब मुझे पता लगा कि वो जो प्रारंभ में ए और बी की मात्रा बची हुई थी, उनमें ऊर्जा की कमी थी। वो निष्क्रिय अणु थे। कैसे अणु थे बेटा? निष्क्रिय। वो निष्क्रिय अणु थे, और निष्क्रिय अणु होने के कारण उन्होंने क्रिया में भाग नहीं लिया। तो हमने उनको सक्रिय किया कि नहीं किया? और सक्रिय करने के लिए क्या दिया हमने? ताप। इन निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय करने के लिए क्या दिया बेटा? हमने ताप दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? ऊष्मा की वह मात्रा, ताप की वह मात्रा जो निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय करने के काम आती है, ताकि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लें, क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाती है बेटा? सक्रियण ऊर्जा। अणुओं को सक्रिय करने के लिए, ताकि वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले बेटा? भाग लें, सक्रियण ऊर्जा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये रासायनिक बल गतिकी वाले पाठ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सक्रियण ऊर्जा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। आप यदि विगत 10 साल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपरों को डाउनलोड करोगे, आपको प्रश्न मिलेगा सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, और एनसीईआरटी में भी है। गुरुजी से कहते क्लास ले रहा है। सक्रियण ऊर्जा, क्लियर बात? तो सक्रियण ऊर्जा वो होती है जो निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय करने के काम आती है, ताकि वो अभिक्रिया में भाग ले लें। अब आ जाओ अपने टॉपिक पर वापस। अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाओ। मैं भूल जाऊँ तो बेटा, अब अपने टॉपिक पे आओ वापस। भौतिक अधिशोषण में क्या कोई रासायनिक क्रिया हो रही है क्या? अरे हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो जब रासायनिक क्रिया ही नहीं होगी तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। भौतिक अधिशोषण में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, केवल अणुओं का जमाव होता है, तो वहां सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु रासायनिक अधिशोषण में दो पदार्थों के बीच क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है। तो बताइए यहाँ सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। ऑक्सीजन के सक्रिय अणु जो पहले से ही सक्रिय हैं, वो तो लोहे के साथ क्रिया कर जाएंगे, और जो निष्क्रिय अणु हैं वो वायुमंडल से ताप लेकर सक्रिय हो जाएंगे, फिर वो क्रिया कर जाएंगे। तो बताओ रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। क्लियर है बात? और एक आध दो बात और बता देता हूं मैं आपको, फिर अपन खत्म करेंगे, इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक और देखिए, भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट नहीं होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है बेटा, विशिष्ट।
रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है? विशिष्ट। अभी कुछ बच्चों ने मुझसे कभी किसी टाइम, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कभी किसी टाइम पूछा था मुझसे विशिष्ट और विशिष्ट नहीं होना क्या है, तो मैंने उनको एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण दे के बताया था। मैं नहीं बता सकता इसमें, क्योंकि कुछ बातें क्या चार दीवारी के अंदर होती है वो सही रहती है। देखो, मैं आपको साइंस का ही उदाहरण दे के बताऊंगा। बेटा 2 दिन से, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में आपने एक बात पकड़ी है मेरी कि गुरुजी हर दफे एक ही एग्जाम्पल देते हैं, पैलेडियम तो टुकड़ा और हाइड्रोजन का अधिशोषण। 3 दिन से सुन रहे हैं इस कहानी को, जाने और कोई उदाहरण ही नहीं है कि गुरुजी पे। तो पैलेडियम के तो टुकड़े को ले लेते और हाइड्रोजन का जमाव कर देते हैं। भैया आप नाराज बिल्कुल मत होइए, पैलेडियम के स्थान पर आप प्लेटिनम ले सकते हो, प्लेटिनम में हाइड्रोजन का अधिशोषण करा सकते हो। और भी यदि आपको इन दोनों से नफरत है तो निकिल ले सकते हो, निकिल पर हाइड्रोजन का अधिशोषण करा सकते हो। चलो हाइड्रोजन से भी नफरत है आपको तो ऑक्सीजन का अधिशोषण करा सकते हो। तो यहां तो कोई स्पेशल ही नहीं है क्या? कोई स्पेशल यहाँ स्पेशल ही नहीं है। अधिशोषक भी बदल रहा है, अधिशोष्य भी बदल रहा है। तुम पैलेडियम, हाइड्रोजन का अधिशोषण पैलेडियम पे भी हो सकता है, प्लेटिनम पे भी हो सकता है, निकिल पे भी हो सकता है और अन्य धातुओं पर भी हो सकता है। तो फिर ऐसे उल्टा पढ़ लो, पैलेडियम की सतह पर या निकिल की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण भी हो सकता है तो ऑक्सीजन का भी हो सकता है। तो यहाँ विशिष्ट नहीं है। एक पृष्ठ पर एक से अधिक गैसों का अधिशोषण हो सकता है, परंतु भैया रासायनिक अधिशोषण तो विशिष्ट है। जंग एक रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। जंग तभी बनेगी जब विशिष्ट पर विशिष्ट का अधिशोषण होगा। लोहे पर केवल ऑक्सीजन का अधिशोषण होगा, तभी रासायनिक अधिशोषण होगा भाई। लोहे पर जब ऑक्सीजन का अधिशोषण होगा तो ही जंग बनेगी। तो जंग एक रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। जंग की घटना विशिष्ट है या नहीं है? लोहे पर केवल ऑक्सीजन का। अगर आप ऑक्सीजन के स्थान पर अमोनिया गैस लेते हो, नाइट्रोजन लेते हो, तो भैया रासायन वो जंग नहीं बनेगी, फिर वो रासायनिक अधिशोषण नहीं होगा। तो ये विशिष्ट है, ये विशिष्ट नहीं है। कई आपको छोटे छोटे टॉपिक मैंने बता दिए, आपको 4 याद करने, केवल 4 बात इधर की और 4 बात इधर की और एक नीचे उदाहरण, बस और कुछ नहीं करना है। जिन बच्चों को आगे कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है उनको विस्तृत पढ़ना है, बड़ा पढ़ना है। उनको ऊर्जा की वैल्यू भी ज्ञात होनी चाहिए कि भौतिक अधिशोषण में जो एंथैल्पी परिवर्तन है, ऊर्जा परिवर्तन है, वो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो 80 से 240। किताब में 30 लिख रहा होगा, उसको 80 कर लेना, 80 से 240। अब अपन बात देखो ख़त्म करते हैं। मैंने 5 मिनट का नाम लिया था, 15 मिनट हो गए इसमें। अगला देखो बेटा, बालकों, अगला जो टॉपिक है वो है अधिशोषण के अनुप्रयोग। दैनिक जीवन में अधिशोषण के अनुप्रयोग। भाई मैंने
ये प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आते हुए देखा है। अधिशोषण के अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में अधिशोषण के क्या अनुप्रयोग हैं, तो मैं आपको एक बार किताब में से देख के सबों की हिंट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहला है भाई उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, दूसरा है गैस मास्क में, तीसरा है आर्द्रता नियंत्रण में, चौथा है रंगीन विलयन को रंगहीन बनाने में, पांचवा है विषमांगी उत्प्रेरण, इसके बाद छठा है अक्रिय गैसों का निष्कर्षण, सातवां है व्याधियों के उपचार में, आठवां है झाग पल्लवन विधि, नवा है सूचक और 10वां है वर्ण लेखिकी। वर्ण लेखिकी ये बेटा हमारी किताब में 10 उदाहरण दे रखे हैं जिनमें अधिशोषण की घटना घटित होती है। आपको याद करने हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, एक एक बताता हूं। सबसे पहली बात है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। बेटा उच्च निर्वात उत्पन्न करने में देख भाई, एक पात्र है, इस पात्र में कोई रासायनिक अभिक्रिया हमको संपन्न करवानी है। ध्यान से सुनना भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो जीवन उद्धार हो जाएगा। एक पात्र में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करवानी है, परंतु एक शर्त है भाई, इस पात्र में वायु नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ऑक्सीजन, वायु का मतलब हम ऑक्सीजन माने, वैसे तो नाइट्रोजन भी होती है वायु में सर्वाधिक मात्रा में, तो पर यहाँ ऑक्सीजन माने अपन। ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि यार अभिक्रिया ऐसी है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में विस्फोट हो सकता है। बेटा अभिक्रिया ऐसी है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो सकता है, विस्फोट, तो ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तो आप कहोगे गुरुजी क्या कोई टेंशन ही नहीं है, ये जो पात्र है इसको निर्वात पंप से जोड़ दो। निर्वात पंप, वो पंप इसमें से वायु को खींच लेगा, पात्र अंदर से क्या हो जाएगा, निर्वात। परंतु बेटा अब भी इसमें 1 या 2% वायु है, अब भी चाहे कितना ही पंप लगा दो आप, अब भी इस पात्र में कुछ प्रतिशत वायु है, यानी ये निर्वात तो है परंतु उच्च निर्वात नहीं है। आपको तो ये 1-2% वायु भी बाहर निकालनी है जो मशीन से नहीं निकल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास उसका मंत्र है एक। आप चारकोल का टुकड़ा लेके आओगे, किसका, चारकोल, एज ए कोयला, कोयले टाइप का होता है, कार्बन का पर रूप है चारकोल। और कल मैंने आपको बताई था कि चारकोल की सतह को यदि आप देखोगे सूक्ष्मदर्शी में तो आपको मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे इसमें, इस टुकड़े में। एक काम करो, इस टुकड़े को इसमें डाल दो आप पात्र में कुछ समय के लिए, जो 1-2% वायु है वो वायु चारकोल की सतह पर आकर अधिशोषित हो जाएगी। वायु के कण किसकी सतह पर आकर जमा हो जाएंगे बेटा, चारकोल पर। बताओ अब उच्च निर्वात उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, हो गया ना। प्रश्न पूछ रहा हूं,
बताओ इस पूरे प्रोसीजर में अधिशोषण की घटना काम आई है कि नहीं आई? आई है। चारकोल की सतह पर शेष बची वायु का अधिशोषण। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, गैस मास्क। बेटा गैस मास्क देखो, गैस मास्क क्या है? जो खानों में काम करते हैं मजदूर, खानों में गहरी गहरी खाने जो हैं धरती के अंदर, जहाँ सोना चांदी कोयला निकल रहा है ना बेटा, गर्भ में बहुत अंदर, वहाँ क्या होता है, कई बार जहरीली गैस भी निकल जाती है धरती के अंदर, जहरीली गैस। और अगर गैस से हम बचाव नहीं करें तो वह खान में ही जो मजदूर काम कर रहे हैं वो मर जाते हैं बेचारे। ऐसा कई बार हुआ है, अखबारों में कई बार पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है, तुम भी पढ़ोगे। इसी प्रकार बेटा एक प्रोसीजर तो ये खत्म। नंबर 2, जब हम महुआ, अपने महुआ मंडावर से जयपुर की तरफ जाते हैं तो एक गांव पड़ता है बीच में, मानपुर और सिकंदरा, वहाँ पत्थरों की मूर्ति बनती है बेटा। तो क्या होता है, जो मशीनें हैं उससे पत्थर को काटा जाता है, घिसा जाता है, तो उसमें से जो पत्थर के बारीक कण हैं, बारीक कण, वो वायु में मिल जाते हैं। और वहाँ जो मजदूर काम करते हैं वो पत्थर के बारीक कण श्वसन क्रिया के माध्यम से शरीर के अंदर जाते हैं और धीरे धीरे फेफड़े में जम जाते हैं। इस रोग को सिलिकोसिस कहते हैं, सिलिकोसिस। तो यार फिर बचाव कैसे किया जाए? समझ रहे हो ना, बचाव कैसे किया जाए? वो जहरीली गैस से खान में कैसे बचाव किया जाए, वो पत्थर जो उड़ रहा है उससे कैसे बचाव किया जाए? तो बचाव करने का तरीका हम 1.5 साल से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मास्क, कोरोना से बचाव करते हैं ना मास्क, तो ये गैस मास्क एक विशेष प्रकार का मास्क होता है। उस मास्क के अंदर बेटा, मास्क के अंदर चारकोल भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा? चारकोल। जैसे कपड़े की 2 लेयर और लेयरों के बीच में चारकोल, तो चारकोल का बुरादा भरा होता है उसमें। अब वो लगा रहता है मास्क, चारकोल लगा हुआ है उसमें, भरा हुआ है। तो बेटा जब वो व्यक्ति श्वसन क्रिया करता है तो वायु जब उसके नाक में से, मुंह में से अंदर जाती है तो वायु में घुली हुई जहरीली गैसों के कण या पत्थर, मट्टी के कण चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? अधिशोषित। तो वो जहरीले कण, जहरीली गैस के कण या पत्थर के कण तो बाहर ही रह गए, चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो गए ना, और शुद्ध वायु शरीर के अंदर जाती है। अब बताओ, जो गैस मास्क है उसमें अधिशोषण की घटना काम आई कि नहीं आई? आई ना बेटा? 2। तीसरा सुनिए, इधर ध्यान दीजिए बेटा, बोर मत होइए बिल्कुल भी। इसके बाद इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चिंता मत करो। अब यार ये तो पढ़ाना पड़ेगा, अपने टॉपिक है तो छोड़ नहीं सकते। आर्द्रता नियंत्रण, ये कल भी बताया था मैंने। आर्द्रता, ये पात्र है, इसमें नमी है, नमी बेटा, ये पात्र है, इसमें नमी है, नमी। नमी यानी आर्द्रता, जलवाष्प। जैसे अब इस समय का मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है क्योंकि वायु में आर्द्रता है, जलवाष्प है, इसलिए ठंडा हो रहा है। बाहर धूप में निकलूंगा तो वहाँ वायु में जलवाष्प नहीं है, वहाँ गर्म है मौसम। तो बेटा
आर्द्रता यानी जलवाष्प। इस पात्र में के अंदर जो वायु है उसमें आर्द्रता है, जलवाष्प है, ठंडी वायु है। एक काम कीजिए आप, सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल, सिलिका जेल SiO2 का एक रूप है सिलिका जेल, उसको इस पात्र में अंदर डाल दीजिए। इस पात्र के अंदर के परिवेश में, पात्र के अंदर का जो वातावरण है उसमें जल की जितनी भी मात्रा होगी वो सिलिका जेल की सतह पर आकर अधिशोषित हो जाएगी। कुछ समय बाद सिलिका जेल को पात्र से बाहर निकाल लो। बताओ क्या अब पात्र में आर्द्रता है क्या? नहीं है। आर्द्रता नियंत्रण किसका उपयोग किया था आपने? सिलिका जेल का। आर्द्रता सिलिका जेल की सतह पर आकर अधिशोषित हुई थी। तो बताओ अधिशोषण की घटना घटित हो रही है कि नहीं हो रही है? चौथा, रंगीन विलयन को रंगहीन बनाने में। बेटा ये जल, और जल में घोल दिया मैंने लाल रंग, मुझे लाल रंग अच्छा लगता है इसलिए लाल घोल रहा हूँ। आप कोई सा ही घोल सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं है कि सर मुझे तो लाल रंग बेकार लगता है, पीला अच्छा लगता है तो पीला घोल दो। घोल दिया भाई, विलयन कैसा हो गया? रंगीन हो गया, रंगीन। अब रंग को अलग करना चाहते हो आप, रंग को अलग करना चाहते हो, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। नारियल चारकोल या जांतव चारकोल, चारकोल वो कोयला, कार्बन का रूप, जांतव हड्डियों का कोयला, कल परसों बताया था। जांतव चारकोल आप लीजिए, उसको इस पात्र में डाल दो कुछ समय के लिए। रंग के अणु, बेटा रंग के अणु इस चारकोल की सतह पर आकर अधिशोषित हो जाएंगे, बाहर निकाल लो। बताओ विलयन कैसा हो जाएगा? रंगहीन। तो रंगीन विलयन को रंगहीन बनाने के लिए बताओ आपने जांतव चारकोल का उपयोग किया कि नहीं किया? जांतव चारकोल के ऊपर अधिशोषण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यहाँ भी अधिशोषण की घटना काम आ रही है। ये उदाहरण मैंने कल भी बताया था, गन्ने का रस से जब चीनी बनाई थी आपने। गन्ने का रस मटमैला रंग का होता है, हड्डियों का कोयला जांतव चारकोल को बड़े जगह पे फैला दिया जाता है और उधर से जो अपरिष्कृत शर्करा है गन्ने का रस, उसको नालियों द्वारा आगे की तरफ फैलाया जाता है। तो जैसे ही वो हड्डियों के कोयले के ऊपर से गन्ने का रस जो अपरिष्कृत शर्करा है वो जैसे ही उसके ऊपर से गुजरती है, उसमें से रंग के अणु जांतव चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो आगे जो आपको रस मिलेगा वो रंगहीन होगा। कैसा होगा बेटा? रंगहीन। उससे क्या बनाई जाती है? चीनी। ये वही चीनी है जब घर में हम 11 का पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो घोल घोल के पीते हैं ना, शिकंजी बना बना के। अब देख लो वो किस प्रोसीजर से बन रही है। जांतव चारकोल का भी उपयोग हो रहा है उसमें। रंगीन विलयन को रंगहीन करने में। अक्रिय गैसों के निष्कर्षण में, पहले इसको समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय हो जाएगा फिर बहुत जल्दी समय और हो जाता है बेटा। जबकि आज तो मैं फालतू की बात नहीं करी मैंने। अक्रिय गैसों के निष्कर्षण में, अब इसको तो मैं समझाऊंगा चाहे कितना ही समय लग जाए भाई। देख बेटा, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है, फिर मैं कल दिमाग में रह जाएगा तो फिर ध्यान नहीं रहेगा। एक पात्र है बेटा, इस पात्र में भाई साहब हीलियम गैस और तेरी नियोन गैस
और मान ले आर्गन गैस, अरे वर्ग 18 के तत्व यार, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, ये 2-3 गैसों का मिश्रण है, मिश्रण 2-3 गैसों का मिश्रण है। 3 लड़कियां थी भाई, रिंकी, चिंकी और मिंकी। एक लड़की हीलियम गैस लेके आई, एक नियोन और एक आर्गन। तीनों बेस्ट फ्रेंड थी, तीनों ने कि मिला दो, है क्या अपन तो एक ही तो है। अब साहब हुआ क्या कि इन तीनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई बहुत जल्दी होती है, इन तीनों में लड़ाई हो गई, रिंकी, चिंकी, मिंकी। और अब विवाद पैदा हो गया, नहीं मेरी तो हीलियम गैस मुझे अलग चाहिए, नियोन अलग चाहिए और आर्गन अलग चाहिए। अब ऐसे कोई गैस अलग अलग होंगी भाई, मिला दिए तो इसका एक प्रोसीजर है बेटा। अक्रिय गैसों के मिश्रण, अक्रिय गैसों के मिश्रण में से प्रत्येक गैस को अलग अलग करने का एक प्रोसीजर है। चारकोल का टुकड़ा लेना पड़ेगा आपको, नारियल चारकोल का एक टुकड़ा लेना पड़ेगा बेटा, चारकोल का टुकड़ा। देख विशेषता ये है, मेरी बात को सुनना, एक एक शब्द को ध्यान से, तुमको रिवीजन करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी इस पाठ की, बस घर पढ़ लोगे तुरंत दिमाग में सेट है, कल मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे। मैं तो फिर भी बुजुर्ग हो गया, तुम तो युवा हो, तुम्हारा दिमाग शार्प है। एक सिस्टम है, ये जो चारकोल का टुकड़ा है ना, इस पर ए गैस, मान लें हीलियम, नियोन, कोई सी भी ए गैस 25 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतया अधिशोषित हो जाती है। ए गैस, नियोन गैस 75 डिग्री सेल्सियस पर जाकर अधिशोषित होती है। और भैया सी गैस मान ले 42 डिग्री सेल्सियस पर अधिशोषित होती है इस टुकड़े पर। समझ में आ गई बात? गैस भिन्न भिन्न ताप पर, भिन्न भिन्न ताप पर, भिन्न भिन्न गैसें भिन्न भिन्न ताप पर इस चारकोल के टुकड़े पर अधिशोषित होती हैं। ये सिद्धांत है। होने दो तो अरे अरे, चारकोल का टुकड़ा पटक दिया, थर्मामीटर लगा मैं उसको ताप बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर मान ले मैंने 25 करा है, 25 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जाके बताओ इस चारकोल के टुकड़े पर कौन सी गैस का अधिशोषण हो जाएगा? ए गैस का। हो गया ना? ए गैस की जितनी भी मात्रा है वो चारकोल की सतह पर जम जाएगी भाई। चारकोल बाहर निकाल लिया और रिंकी को दे दिया, ले तू तो अलग चल। अब मैंने चारकोल का दूसरा टुकड़ा लिया भाई, पात्र में डाल दिया। अब टेम्परेचर कंट्रोल कर दिया 42, 41, 40, 42। तो बता कौन सी गैस अधिशोषित हो जाएगी? आर्गन। रटना मत, उदाहरण दे रहा हूं, कहीं कल किताबन ने ग्रंथन ने खोलवा लग जाओ कि मास्टर को अटकानो कल जार के कि गुरुजी आर्गन 42 पे कैसे हो जाए? 42 डिग्री तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उल्टी उड़ जाएगी गैस। तो उदाहरण समझा रहा हूँ, है ना? कहीं रात में नींद ना आवे, तुम्हारा कलेश पैदा हो जाए कि 2 दिन से तो गुरुजी ने कह रहा है उच्च ताप पे तो गैस अधिशोषित नहीं होती है, यहाँ टेम्परेचर 75 लिख दियो। उदाहरण बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चान को नींद ना आवे, वे बात दूसरी तरीका से समझ जावे। एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, अब यार ग्रामीण पृष्ठभूमि में तो रहते ही हैं, और तुम एज ए शिष्य भतीजे समान, तुम्हारे बराबर के भतीजे भी हैं। तो एक बच्चा उदम मचा रहा था, उससे मैंने बोल दिया गधा चुप रहे। और 3 दिन तक अगर नींद
बाद में पता लगा नु गुरुजी बाबू तो नींद ही ना रही, बरबरसी में आईना के सामने जार देखे कि गधा गुरुजी ने खे कैसे दी, मैं तो गधा जैसा भी ना लग रहा हूँ, पूछ भी ना है मेरा तो बेटा ये तो एक गुरु और शिष्य के बीच का प्रेम भाव है, ऐसी बात नहीं है। आप तो ये देखो नींद लिया करो प्रॉपर, अभी तो लॉकडाउन चलेगा, चिंता मत करो बेटा। अब भैया 42 डिग्री सेल्सियस पे आर्गन गैस अधिशोषित हो गई, ये चिंकी भी फिरी, मिंकी को मिली गई, तो बताइए अक्रिय गैसों के मिश्रण में से अवयवी गैसों को यानी उन गैसों को अलग अलग करने के लिए आपने अधिशोषण की घटना का उपयोग किया कि नहीं किया? किया। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कहानी यहीं ख़त्म। घर पढ़ना तब तो मज़ा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो मामला ख़राब है। मेरा पुकारना और आपका ये देखना। कल हम उत्प्रेरण की घटना पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा है, कंपटीशन में भी आता है। धन्यवाद।